तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस भाग प्रथम का चैप्टर फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक जो है चैप्टर आपका, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। कल की क्लास में हमने जनपदों से आगे महाजनपद पढ़े, महाजनपदों की राजधानियाँ पढ़ी और मैंने आपको राजधानी जो है रिवाइज़ करने के लिए और लर्न करने के लिए बोला था। आई होप आपने लर्न कर लिया होगा। ठीक है। आगे जो है हमने राजस्थान के जनपद पढ़े। राजस्थान के जो मुख्य जनपद है जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिवी, ये मुख्य जनपद रहे हैं राजस्थान के। आगे हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है। सबसे पहले मौर्य वंश जो है, हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अभी 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, कल की क्लास में पढ़ा था। तो 16 महाजनपदों में हमने एक मगध का नाम पढ़ा था। मौर्य वंश में मगध साम्राज्य जो है एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो मगध में ही मौर्य वंश जो है फलीभूत हुआ है। तो जो इसका जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ है, वो सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मगध के बारे में, 16 महाजनपदों में से एक था मगध। ठीक है। और इसका जो उद्भव है हर्यक वंश के समय हुआ था और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। मतलब कि मगध का जो है पूरा भारत का जो उत्तरी एरिया है, उत्तर का जो एरिया है पूरा भारत का, अगर मैं बताऊं आपको, जो इंडिया का जो ये उत्तर वाला क्षेत्र है, ये पूरा जो उत्तर वाला क्षेत्र है किसके अधिकार में था? मगध के अधिकार में। ठीक है। एक समय था, एक काल था जिस समय उत्तर भारत का जो क्षेत्र था वह किसके अंडर में था? मगध के अंडर में। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 326 ईसा पूर्व के लगभग ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद सिंहासनारूढ़ था। आपको इसमें ये लाइन अंडरलाइन करनी है। सबसे पहले तो कब और कौन? घनानंद और 326 ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का था एक विलासी राजा घनानंद सिंहासनारूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। असमय कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। जो हम पढ़ रहे हैं कि उस समय मौर्य वंश की स्थापना का काल तो दे ही रखा है। उस काल में एक घनानंद शासक था नंद वंश का। तो नंद वंश का जो शासक था घनानंद जो था एक ऐसा अत्याचारी कहे या ऐसा था व्यक्ति जो लोगों को अत्याचार करता था लोगों पर, और लोग उसके शासक होने से जो है खुद को पीड़ित समझते थे, असंतुष्ट थे उसके राजा होने से। वह उसको राजा के रूप में पसंद नहीं करते थे। अब जब इस तरह की प्रजा में इस तरह की अवस्थिति रही, इस तरह की स्थिति रही प्रजा में उस राजा के प्रति, तब वह लोगों को, जनता में एक ऐसा भावना जागृत हुई कि हमें जो है कोई अन्य राजा की आवश्यकता है या उनको अन्य राजा ऐसी स्थिति में चाहिए था। तब विदेशी आक्रमण हुआ उसी समय घनानंद पर, और उस समय जो था एक नया शासक रूप में आया चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त जो था वह कौटिल्य का शिष्य था। कौटिल्य जो है एक महान जो थे, एक मैं कहूँ गुरु थे, चंद्रगुप्त के गुरु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षित किया था। ठीक है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, अगर मैं सुनाना चाहूँ तो आपको। कौटिल्य जो था एक उस समय के
जो थे पंडित जो होते थे, जो शिक्षा देते थे, जो राजा महाराजाओं को शिक्षा देते थे, तो कौटिल्य जो था एक बारी घनानंद के पास में गया था। घनानंद ने क्या किया था कि कौटिल्य को अब इंसल्ट करके कौटिल्य को अपने जो है दरबार से बाहर निकाल दिया था। जब कौटिल्य को उस स्थिति से या उस अपमान से इतना वह अपमानित महसूस हुआ कि उसने घनानंद को चुनौती दे डाली कि मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा या मैं तुम्हें इस सिंहासन से हटा कर रहूँगा। तब कौटिल्य क्या करता है कि चंद्रगुप्त एक बाल अवस्था में था और वो उसको चंद्रगुप्त मिलता है कौटिल्य को, और कौटिल्य को चंद्रगुप्त में एक शासक की छवि नज़र आती है। तो वह क्या करता है कि चंद्रगुप्त को शासक बनाने का ठान लेता है और उसको शासक के लिए तैयार करता है ताकि वह घनानंद की जगह चंद्रगुप्त शासक बने। और इस प्रकार से कौटिल्य जो थे गुरु बनते हैं चंद्रगुप्त के, और उनको वो सारी शिक्षाएं देते हैं जो एक राजा को दी जाती हैं। और एक उसको चंद्रगुप्त को मौर्य वंश की एक नवीन नींव डालता है चंद्रगुप्त, और मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो आपके लिए इसमें 3 लाइनें इंपॉर्टेंट रही हैं। सबसे पहले सन, फिर नंदवंश का विलासी शासक घनानंद, फिर इसकी जगह मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको ये 3 चीज़ें अंडरलाइन करनी है और लर्न होनी चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूछने वाली हूँ, जो मैं अंडरलाइन करने के लिए बोलती हूँ आपको, वो आपको अंडरलाइन करनी है ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपसे पूछूँ तो आपको उसका आंसर पता हो। ठीक है, अब हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त का काल क्या था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि आपको ईसा पूर्व समझ में आया है या नहीं आया है। आपको नहीं आया है तो मुझे कमेंट व्हाट्सएप पे पूछना है। आप मुझे पूछना ताकि मैं आपको बता सकूं कि ईसा पूर्व क्या है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। छोटे से छोटी चीज़ भी हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको कोई भी ऐसे हेजिटेशन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूछ सकते हो आप। और आप जब क्लास हो रही हो तब सभी जो है प्रेजेंट रहा करो ताकि उसी समय आप पढ़कर मुझसे पूछ सको। फिर बाद में आप वीडियो देखते हो या बाद में आप पढ़ते हो तो आपके अंदर कोई क्वेश्चन भी होता है, फिर आप उस समय नहीं पूछ पाते हो। तो इसलिए जिस समय आपका टाइमिंग दे रखा है क्लास का, आप उसी समय क्लास में जो है ये सारे वीडियो देखा करो और टीचर से कनेक्ट हुआ करो ताकि आपको कंटिन्यू जो है आपसे जो भी आपके क्वेश्चन बनता है या जो है वह आप पूछ सको मुझसे। ठीक है, तो आप उसी समय क्लास में उपस्थित रहा करो, प्रेजेंट रहा करो। ठीक है, आगे देखो चंद्रगुप्त मौर्य का काल था 322 से 298 ईसा पूर्व। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, यानी उसने जो है राज सिंहासन संभाला। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सबसे पहले जो पराजित करना है, किसको कर रहा है? सिल्यूकस निकेटर को। ये आप याद रखना, अंडरलाइन कर लो इसको। सिल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दिया। मैंने आपको मैप लर्न करने के लिए बोला था ताकि आप पास्ट का और प्रेजेंट का जो है डिफरेंस पता हो आपको। तो अफ़गानिस्तान तो अभी वर्तमान में भी है, बलूचिस्तान, ठीक है, सिंधु नदी। तो ये वाला जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र, इस क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि संधि दोनों, जब सिल्यूकस निकेटर पराजित हो गया था तब उन दोनों के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य और सिल्यूकस के बीच में संधि हुई। संधि में क्या हुआ, चंद्रगुप्त से तो 500 हाथी ले लिए गए और पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र था वो किसे दे दिया गया? सिल्यूकस को। ठीक है, आगे देखो, सिल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से किया और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। मेगस्थनीज था उसका राजदूत, किसका? सिल्यूकस का। सबसे पहले सिल्यूकस पराजित हुआ। सिल्यूकस ने तो ले लिए अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी का क्षेत्र। चंद्रगुप्त ने लिए 500 हाथी। सिल्यूकस की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त के साथ। जो था सिल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज।
आगे देखो, चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर के भूभाग सम्मिलित हैं। देखना आप यहाँ पर इंडिया के मैप में ये जो क्षेत्र बताने जा रही हूँ, जिसमें कंधार हो गया, पंजाब हो गया, गंगा यमुना का क्षेत्र हो गया ये वाला, कश्मीर हो गया यहाँ का स्थान, बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित है। मतलब कि इसके क्षेत्र में सारा क्या आ रहा है, उत्तरी क्षेत्र। ये जो सारे जो नाम मैंने बोले हैं वो सारे जो हैं चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में सब सर्वाधिक जो क्षेत्र कौन सा है, भारत का उत्तरी क्षेत्र। ये सारे क्षेत्र भारत के उत्तर क्षेत्र में आ रहे हैं। काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित है। सारे क्षेत्र जो हैं, तो जो भारत का जो पूरा उत्तरी क्षेत्र था वो किसके अंडर में था, किसके कंट्रोल में था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में। तमिल ग्रंथ अहनानुरु और मुर्नानुरु से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास करके अपने शरीर त्याग दिया। मैंने आपको कल एक बात बोली थी कि हिस्ट्री में कुछ भी हम पढ़ते हैं या जानते हैं किसी के बारे में भी जानकारी जो है हमें कुछ ना कुछ ग्रंथों के बारे में, कुछ आपको शिलालेखों के बारे में, शिलालेखों से, अभिलेखों से, ग्रंथों से, उपनिवेशों से, इन सब से जो है हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो हम जो ये पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़ रहे हैं। हमने कल मैंने आपको बोला था महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो मैंने बताया था महाजनपदों के बारे में हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से जो है हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से हम बात करें कि हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही है, तो किससे मिल रही है, तमिलनाडु के 2 ग्रंथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, अहनानुरु और मुर्नानुरु। इससे हमें क्या पता चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। क्योंकि हमने इसका पूरा क्षेत्र पढ़ा, सारे क्या हैं, उत्तर के हैं, उत्तर भारत के हैं। तो जब सारा क्षेत्र उत्तर भारत का है तब दक्षिण भारत में भी इसकी आक्रमण के कुछ जो है हमें जो है कुछ मिला है, हमें ग्रंथ मिले हैं। कौन कौन से, वह अहनानुरु और मुर्नानुरु, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, जब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं जब वृद्ध हुआ तो उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। किससे ली थी, अंडरलाइन करना है इसको, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। ये वाला भी अंडरलाइन करना, ये इसका क्षेत्र ये भी अंडरलाइन कर लेना, कौन कौन से क्षेत्र थे उनका, उसका राजदूत का नाम अंडरलाइन करना, आप सेल्यूकस का नाम अंडरलाइन करना। ठीक है, और शरीर कहाँ पर त्यागा इसने, श्रवण बेलगोला मैसूर से। ठीक है, ये जो मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए बोल रही हूँ मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ताकि आप जब लिखो तो जब डायरेक्टली आपको लाइनें ऐसे याद नहीं करनी पड़े पूरी की पूरी, आपको सिर्फ एक पॉइंट लर्न करने से आप पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख पाओगे। जैसे कि सेल्यूकस निकेटर आपको अगर नाम हो गया याद, आपको मेगास्थनीज नाम लर्न हो गया, तो आपको ऑलरेडी आप पूरी लाइनें लिखोगे। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, मेगास्थनीज उसका राजदूत था। जब साम्राज्य, इसका जो विशाल साम्राज्य के नाम पता हो जाएगा तो डायरेक्टली आपका पूरा नाम के साथ में आपकी एक पूरी लाइन बनेगी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कौन कौन से क्षेत्र जो है साम्राज्य वहाँ तक फैला हुआ था। फिर अगला जो पॉइंट जो मैंने आपको 2 नाम बताएं, इससे हमें पता चलता है कि उसने दक्षिण पर आक्रमण किए। अगर आप सिर्फ एक पॉइंट लर्न करते हो तो उसके साथ में आपको 2-3 लाइनें ऑलरेडी हाथों हाथ लर्न होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ उनको अंडरलाइन करना है और याद भी रखना है आपको। ठीक है, आगे है आपका बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका जो पुत्र था बिंदुसार, वह शासक बना। उनका काल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते हैं। बिंदुसार का एक अन्य नाम था अमित्रोचेटस। ये अमित्रोचेटस जो नाम है किसका था, बिंदुसार का। इसका काल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और इसका अन्य नाम था अमित्रोचेटस, जो यूनानी लेखक ने बोला। आगे देखो, वायु पुराण में इसे भद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। मतलब कि इसके 2-3 नाम हो गए,
एक अमित्रोचेटस हो गया, एक भद्रसार हो गया। जैन ग्रंथ में इसको शेषसेन कहा। उसने सुदूरवर्ती दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यावदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजा। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदूत आया था, उसका नाम क्या था? मेगस्थनीत। बिंदुसार के समय भी एक राजदूत आ रहा है, कौन है वह? बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम ने भेजा। किसको भेजा? डाइमेकस। डाइमेकस क्या था? राजदूत। अब डाइमेकस राजदूत किसके काल में आया था? बिंदुसार के काल में। ठीक है, आगे देखो। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस मेलिदित्यो ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आज हमने दो मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मौर्य शासक सबसे पहले आपका हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा रहा आपका बिंदुसार। कल हम तीसरा जो शासक था अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास जो है हम अशोक के बारे में पूरा कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे बताना है, पूछना है। उसी टाइम में जिस समय आपकी क्लास होती है, क्लास के टाइम पीरियड में भी आपको एक्टिव रहना है, ताकि आप मुझसे जो भी पूछो मैं आपको हाथों हाथ जो है आपको आंसर मिले उस चीज़ का। और आपको ये नहीं सोचना है कि छोटा क्वेश्चन है या कैसे पूछूं या ये क्वेश्चन कैसे होगा या क्या नहीं होगा, तो इतना नहीं सोचना है। जो भी समझ में नहीं आता, छोटी से छोटी चीज़ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको एसएसटी में कुछ भी कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है घर पे पढ़ने के बाद में, जो यहाँ पे क्लास में समझाने के बाद में, तो आपको मुझसे उस क्लास का जो टाइम रहता है आपको उस टाइम में मुझे आप पूछ सकते हो उस टाइम पीरियड में। ठीक है, आज जो है यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कल जो है हम अशोक को लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।